नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल जो हमारी शाम को क्लास चली थी, वो 6वीं क्लास थी और सुबह मैंने जो आपको 8 बजे जो क्लास दी थी, वो सेट नंबर 7वां था। ठीक है, अभी 8वें सेट 8 लेकर आया हूँ मैं आपको, जिसमें और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पूरे छाँट-छाँट के लेके आया हूँ मैंने क्वेश्चन। चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जो व्यूज़ देखने वाले हैं, 60% जो व्यूअर्स हैं वो मेरा चैनल को मतलब वीडियो को देखते तो हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है? 60% लोग ऐसे हैं, जिनने वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो वीडियो बनाने में, पीडीएफ सेट करने में बहुत टाइम लगता है। बस लगभग रात के 2 ढाई बज जाते हैं पीडीएफ बनाने में, क्वेश्चन ढूँढने में। तो यदि आपको मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अदरवाइज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो। ठीक? आपको अच्छा लगे तो करो, लेकिन आप यदि आप वीडियो देखते हो तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दीजिए। ठीक है? जो नहीं कर देखता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप मत करो यदि आपको अच्छा नहीं लगता। और मैं यही कहूँगा आपको, यदि अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? धन्य चलो, अब आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ड्राइंग में देखा होगा आपने कुछ फॉर्म ग्रुप होते हैं, एटीट्यूड ग्रुप होता है, लोकेशन ग्रुप होता है। इससे एक क्वेश्चन जो है आना तय है। इसकी हर पेपर में कोई भी पेपर उठा लो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। तो ये जो है हमको क्लियर होना चाहिए, ताकि हमारा एक क्वेश्चन एक नंबर बन जाए। तो ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये जो है स्ट्रेटनेस का दिखाता है। ड्राइंग में देखे होंगे आपने, देखा ड्राइंग में दिखाता है। ये जहां भी होता है, ये जो है स्ट्रेटनेस को दर्शाता है। फ्लैटनेस के लिए किसका यूज करते हैं हम? इसका। ये जो गोल सर्कल है, इसके लिए राउंडनेस का उपयोग करते हैं। सिलेंडरिकल के लिए इस सिंबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और प्रोफाइल ऑफ लाइन के लिए ये है, और प्रोफाइल ऑफ सरफेस के लिए इस सिंबल का उपयोग करते हैं। वैसे ही एटीट्यूड ग्रुप होता है। एटीट्यूड ग्रुप में जो है, ये जो है पैरेललिज्म को दर्शाता है, ये स्क्वायरनेस को दर्शाता है, और ये एंगुलर को दर्शाता है, मतलब किसी कोण को दर्शाता है ना। लोकेशन ग्रुप में जो होता है कॉन्सेंट्रिसिटी, आपने देखो होगे असेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेंट्रिसिटी को दर्शाता है ना। पोजीशन में जो है, किसी की पोजीशन को दर्शाना हमको ड्राइंग में तो इस तरीके से दिखाते हैं, और सेगमेंट्री में इससे दर्शाते हैं। ये भी प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, इससे प्रश्न पूछ चुके हैं, इससे सेल में भी आया है इसे, और एनपीसीआई में भी पूछा गया है। इससे एक प्रश्न आया है, सेल में आया है। ठीक है, इसरो में पूछा है। यहाँ से कोई भी पेपर उठा लो आप, एक प्रश्न इससे बनना तय होता है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। अभी देखो यहाँ पर जो है, जहाँ भी आप एंगुलर ग्रुप देखोगे, तो एंगुलर ग्रुप किस लिए देता है? बेरिंग को सेट करने के लिए। ठीक, और लुब्रिकेशन के लिए स्क्वायर ग्रुप का उपयोग करते हैं, और ऑयल सील के लिए राउंड ग्रुप का उपयोग करते हैं ना। डस्टबिन के कलर, यहाँ से भी एक प्रश्न बनना तय। ठीक, तो डस्टबिन के कलर के लिए हमको क्या याद रखना है? पीला को निकाला, पी से बन गया हमारा पीला, और पी से पासा बन गया हमारा प्लास्टिक एंड टॉक्सिक टॉक्सिक हैजर्ड। टॉक्सिक हैजर्ड के लिए हम किस डस्टबिन का उपयोग करते हैं? प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी होता है नी से बन गया हमारा नीला। नीला जो होता है, अभी देखो इसको याद रखने के लिए हमको क्या याद रखना है? कागज में इंक होती है, लिखते हैं हम पेन से, तो जलने से नीली आग निकलती। तो नीली आग से ध्यान रखना है कि नीला रंग का जो डस्टबिन होता है वो कागज के लिए उपयोग करते हैं। अभी कास है काला। अभी काला जो है, सब्जी को सड़ाने के बाद कैसी काली हो जाती है। तो इससे हमको याद रखना है, काले कलर का जो डस्टबिन होता है वो सब्जी के लिए यूज करते हैं। और लोहे को यदि हम ला से लाल और ला से लोहा। ठीक, इसको याद रखने की कोई मतलब ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं है। ला से लाल और ला से लोहा। अभी लोहा जो है, गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है। तो इससे भी यहाँ याद रख सकते हैं कि लाल लोहे के लिए जो है लाल रंग के डस्टबिन का उपयोग करते हैं।
ये द प्रोविजन साइन, ये क्या होते हैं, किसी भी गलत कार्य को ना करने की सलाह देते हैं। वार्निंग साइन क्या होती है, चेतावनी देने वाले चिन्ह होते हैं। इंफॉर्मेशन साइन क्या होती है, सुरक्षा संबंधित सूचना देते हैं। कोई भी सुरक्षा, हेलमेट पहनना है हमको, इसकी सुरक्षा देते हैं। शूज पहनना है, इसके बारे में बताते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन साइन होते हैं। और चेतावनी वाले चिन्ह जो होते हैं, जैसे वहां पर कोई रिस्क है, उसके बारे में, ओवरलोड वाले चिन्ह दिखाते हैं, तो इसके बारे में बताते हैं। और प्रोविजन साइन होता है किसी गलत कार्य को ना करने की सलाह, तो जैसे बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, मशीन को नहीं छूना, इस तरीके से हमको ये प्रोविजन साइन होते हैं ना। और मैंडेटरी साइन जो होते हैं सुरक्षा संबंधित कार्य की याद दिलाते हैं। इससे भी प्रश्न बनता है इनके कलर से। इनको ऐसे याद रखना, PWIM। ई से बन गया प्रोविजन साइन, एम से बन गया वार्निंग साइन, आई से बन गया इंफॉर्मेशन साइन, और एम से बन गया मैंडेटरी साइन। अभी इनका जो कलर से भी कॉम्बिनेशन, जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, उससे भी प्रश्न पूछता है। अभी क्या बनता है, इसके लिए याद रखना, BR BY, BR BY, WG WB, BR BY, WG WB। तो ये जो हो गया PWIM, ये प्रोविजन साइन के लिए, ये वार्निंग साइन के लिए, ये इन्फॉर्मेशन साइन के लिए है, मैंडेटरी साइन के लिए। अभी प्रोविजन साइन जो होता है, अभी इसमें देखना, बैकग्राउंड बाद में आएगा, बैकग्राउंड जो है बाद में आएगा, पहले चिन्ह है, आकृति आती है। तो प्रोविजन साइन में ब्लैक रंग का जो क्या होगा, चिन्ह होगा, और रेड रंग का बैकग्राउंड होगा। वार्निंग साइन में ब्लैक रंग का चिन्ह, ब्लैक कलर का चिन्ह होगा, और येलो कलर का हमारा बैकग्राउंड होगा। इंफॉर्मेशन साइन में व्हाइट कलर का हमारा चिन्ह, आकृति होगी, और ग्रीन कलर का हमारा बैकग्राउंड होगा। वैसे ही मैंडेटरी साइन में ब्लू कलर की, आप ब्लू कलर का बैकग्राउंड होगा, और व्हाइट कलर की हमारी आकृति होगी। तो इससे एक प्रश्न यहाँ से भी बनने की संभावना बनी रहती है। तो इसको भी हमको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्क्राइबर बने होते हैं, स्क्राइबर आर मेड। स्क्राइबर किस चीज के बने होते हैं, कांसा के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं, या ब्रास के बने होते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि स्क्राइबर किस मेटल के बने होते हैं। अभी ब्रोंज जो होता है, ब्रोंज जो होता है कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। इसका हमने बनाया थे, ट्रिक थी, पिताजी बोलते हैं, काका टी पियोगे। ठीक, तो का से बन गया था हमारा कांसा, का से बन गया था हमारा कॉपर, और टी से बन गया था हमारा टिन। तो कांसा है जो कॉपर है, टिन से मिलकर बना होता है ना। अभी कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन जो कुपोला फर्नेस से प्राप्त करते हैं, और इसकी संरचना कैसी होती है हमारी, क्रिस्टलाइन। ठीक, ये भी हमको ध्यान रखना है। अभी ब्रास जो होता है, पीतल, पीतल के लिए क्या बनाया था हमने, पिताजी। पी से बन गया पीतल, ता से बन गया तामा, और जी से बन गया जिंक। तो ये चीजें भी हमको इसमें याद रखनी है। अभी प्रश्न क्या बोल रहा है, इस कार्बन ऑफ मेड, तो किससे बना होता है हमारा, हाई कार्बन स्टील से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। गुणों का समूह जो रॉट आयरन से चैन बनाने को सक्षम बनाता है। द ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज दैट मेक रॉट आयरन सुटेबल फॉर मेकिंग चैन इज। अभी देखो, रॉट आयरन जैसे ही याद आया, तो रॉट आयरन से याद रखना आपको, 0.02% से 0.03% तक कार्बन होती है इसमें। ठीक, 99.8% तक लोहा होता है। ये हमको याद रखना है। रॉट आयरन जो है, रॉट आयरन की संरचना कैसी होती है हमारी, रेशेदार, या फाइबर, फाइबर्स में, ये ध्यान रखना। अभी रॉट आयरन जो है पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना जहां भी रॉट आयरन। अभी प्रश्न बोल रहा है, चैन बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और हार्डनेस होती है। क्योंकि इसमें हार्डनेस, टफनेस और डक्टिलिटी होती है,
मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी या टफनेस होती है, और हार्डनेस, टफनेस या ब्रिटलनेस होता है। तो कमेंट करके बताओ आप इसका सही आंसर क्या होगा। रॉट आयरन में जो होती है, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, टफनेस होती है। इन सभी के कारण इसकी जो है चेन बनाई जाती है रॉट आयरन से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। एक फाइल की लंबाई टिप से खालिस्तान तक मापी जाती है। द लेंथ ऑफ अ फाइल इज मेजर्ड फ्रॉम टिप टू एज, हील, फेस या टैंक। कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। अभी देखो इसमें और भी सारी चीज पूछती है। जैसे एक चीज याद रखना है हमको, राष्ट्रकट की लस्सी कर्व कट के साथ पिए। देखो इसको ऐसे ही लिखना है ना, सात को सात को हमको ऐसे लिखना है, पिए को इस तरीके से लिखना है। अभी देखो इसमें आता है राष्ट्रकट का उपयोग करते हैं। राष्ट्रकट का उपयोग कहाँ करते हैं हम? लकड़ी और शीशा के लिए। जब हमको फाइलिंग करनी होती है लकड़ी और शीशा में, तो राष्ट्रकट फाइल का उपयोग करते हैं। अभी राष्ट्रकट का अभी क्वेश्चन ये है, राष्ट्रकट का आकार कैसा होता है? ठीक, शेप कैसा होता है, फाइल का शेप कैसे होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा, राष्ट्रकट में जो है, राष्ट्रकट फाइल में दांते के आकार क्या, किस आकार के दांते कटे होते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अभी आता है कर्व कट। अभी कर्व कट में क्या है, कर्व कट के साथ पिए, साथ से बन गया हमारा शोल्डर, ता से बन गया हमारा तामा, पी से बन गया हमारा पीतल, और ए से बन गया हमारा एल्यूमिनियम। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। कैसे? राजकोट की लस्सी, राजकोट की लस्सी कर्वकट के साथ पिए। राजकोट फाइल का उपयोग करते हैं हम लकड़ी और शीशा के लिए, और कर्वकट का उपयोग करते हैं सोल्डर, तांबा, पीतल और एल्यूमिनियम की फाइलिंग करने के लिए। अभी आपका प्रश्न क्या है कि आपसे आपको जो बताना है, राजकोट फाइल का आकार कैसा होता है, और राजकोट फाइल के में जो दांते कटे होते हैं वे किस आकार में कटे होते हैं। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, वर्डिंग फाइल किस आकार में होती है, किसके समान होती है। ठीक, ये भी बताना है आपको। कभी क्या बोल रहा है, एक फाइल की लंबाई टिप से कहाँ तक नापी जाए, तो टिप से जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा हील तक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और एक और प्रश्न है, संलग्न भुजा, भुजा खराब ना हो इसके लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला, एक टेप से छेद में थ्रेडिंग के बाद पाया गया कि थ्रेड का क्रिएस्ट पूरी तरह से नहीं बना। इसका क्या कारण हो सकता है? आफ्टर टेपिंग अ होल, इट was found that a crest of the thread is not fully formed. what what may be the reason? क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है, टेप ड्रिल साइज की तुलना में छेद साइज थोड़ा अधिक है। टेप ड्रिल साइज की तुलना में छेद का जो साइज है वो अधिक है। कूलेंट की सप्लाई अपर्याप्त है। टेपिंग कटिंग एज का टिप टूटा हुआ है। टेप ड्रिल साइज की तुलना में छेद साइज थोड़ा कम है।
कमेंट करके बताओ आप कि इसका सही आंसर क्या होगा। अभी देखो गोलाई से देखना, प्रश्न देखो क्या है। ये बोला एक टेप से छेद में थ्रेडिंग के बाद पाया कि थ्रेड का क्रेस्ट पूरी तरह से नहीं बना है। मान लो ये टेप है हमारा, इतने व्यास का हमारा, मतलब इसकी गोलाई जो है इतनी है ना, साइज जो है गोलाई में बिल्कुल, तो इस टेप है। ठीक, अभी टेपिंग करना है, क्या बोल रहा है कि क्रेस्ट सही से नहीं बना। मान लो ये होल है हमारा। ठीक, अभी होल है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, टेप ड्रिल साइज की तुलना में छेद का साइज थोड़ा अधिक है। टेप ड्रिल ये छेद है। ठीक, और ये हमारा टेप का साइज है। अब बताओ यहाँ पर क्रेस्ट सही बनेगा क्या। मतलब इसमें तो खर्च बनेगा ही नहीं, मैं कहने का मतलब ये है, इसको हटाते अपन, ये छेद है। ठीक, छेद, ग्रीन वाला छेद हो गया ना। अभी टेप का साइज क्या बोल रहा है, ये पूरी तरह से नहीं बना। पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा छोटा है ना। अभी मैं इसको इतना कर दिया तो रेड वाला जो हो गया अपना, ये टेप साइज हो गया। तो क्या क्रेस्ट बनेगी क्या, नहीं बनेगी। अब मान लो ये परफेक्ट साइज में है तो क्रेस्ट बनेगी, या इससे बड़ा है तो काटेगा ही नहीं, या पूरे टाइट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेप ड्रिल साइज की तुलना में छेद थोड़ा सा अधिक है। ये टेप के साइज से छेद का साइज जो है थोड़ा सा अधिक है, ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। रिविटिंग में रिविट सेट का क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रिविट सेट इन रिविटिंग। ये सेल में आ चुका प्रश्न है। ऑप्शन है सीटों के एक साथ पास लाना, रिवीटिंग से पहले सीटों को सीधा करना, सीटों के बीच में वर्ड्स को हटाना, या रिबीट को सही पोजीशन में अलाइन करना। सही आंसर क्या होगा इसका। रिबीट सेट का यूज क्यों करते हैं हम, क्योंकि रिबीट के एक साथ सीटों के एक साथ पास में लाने के रिबीट सेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। एक वर्नियर कैलिपर का क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बट कैन अ वर्नियर कैलिपर बी यूज्ड टू मेजर, एक रॉड का बाहरी व्यास, एक छेद का भीतरी व्यास, एक छेद की गहराई, या उपरोक्त सभी। आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ रॉड, इनसाइड डायमीटर ऑफ अ होल, डेप्थ ऑफ अ होल, या ऑन ऑफ द वो। सही आंसर क्या होगा हमारा, उपरोक्त सभी। बर्नियर कैलिपर का जो है यूज जो है सभी को मापने के लिए करते हैं। अच्छा, बर्नियर कैलिपर से एक क्वेश्चन आता है कि बर्नियर कैलिपर की जो डेप्थ बार होती है, डेप्थ बार होती है, बर्नियर कैलिपर के किस पार्ट से जुड़ी होती है। जुड़ी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, एक स्क्रू थ्रेड के सबसे छोटे व्यास को कहते हैं, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ अ स्क्रू थ्रेड, इसको क्या बोलते हैं। इंटरनल थ्रेड डायमीटर, माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर, एक्सटर्नल थ्रेड डायमीटर। तो एक स्क्रू थ्रेड होता है, अभी थ्रेड बनाते हैं। ठीक, ये हमारी हो गई थ्रेड। अभी बोल रहे हैं कि सबसे छोटे डायमीटर को क्या बोलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है इस वाले भाग को क्या बोलते हैं। ठीक,
तो ये हो गया हमारा माइनर डायमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा मेजर डायमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा क्रिएस्ट। ये हो गया हमारा रूट। ठीक, इस वाले भाग को बोलेंगे हम फ्लैंक। है ना, इतना याद आया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पिच। ठीक, ये भी ध्यान रखना। अभी इसके बाद बचा क्या हमारा, ये माइनर डायमीटर हो गया, ये मेजर डायमीटर, अभी बचा पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर के लिए क्या होगा हमारा, इस वाले भाग को बोलेंगे हम पिच डायमीटर। ठीक, अभी यहाँ से जो क्रेट से लेके रूट तक की लंबवत दूरी नापी जाए, इस दूरी को यहाँ से नापी जाए, इसको बोलते हैं हम डेप्थ, थ्रेड की गहराई। तो ये सारी चीजें हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से हो सके अभी स्मॉल डायमीटर पूछा, कुछ और पूछ ले, तो हमको याद होना चाहिए। तो 7वें नंबर का जो होगा सही आंसर क्या होगा हमारा, स्मॉलर डायमीटर को, इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर डायमीटर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि शॉर्ट टूथ थ्रेड जो होती है, उसका फ्लैंक जो होता है कितने डिग्री में झुका होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, 3 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछता है, सर टू थ्रेड का फ्लैंक जो होता है 3 डिग्री में झुका होता है। किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग कॉल जॉब्स को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। विच बस विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज टू सपोर्ट राउंड जॉब, भी ब्लॉक और क्लैम्प्स बोल्ट्स और पैकिंग पीस, वाइस मशीन बोल्ट्स पैकिंग पीस, क्लैम्प के साथ हैंड वाइस बोल्ट्स, या क्लैम्प के साथ पिन वाइस या बोल्ट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर्क होल्डिंग डिवाइस गोल जॉब को पकड़ सपोर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वी ब्लॉक का। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, एक और चीज जो हमारी 7वीं नंबर सेट 7 था, इससे 25वें नंबर का जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें भी ब्लॉक के बारे में दिया है। भी ब्लॉक का एक ग्रेड का जो होता है, एक ग्रेड जो होता है, एक ग्रेड भी ब्लॉक जो होता है किस मटेरियल से बना होता है। तो उसमें मैंने जो है गलती से हाई स्पीड स्टील हो गया ना, हाई स्पीड स्टील हो गया, आपको उसको करेक्शन करके हार्ड ग्रेड स्टील कर लेना। तो भी ब्लॉक जो होता है ए ग्रेड और बी ग्रेड में मिलता है। ए ग्रेड हाई ग्रेड स्टील का बना होता है, 100 mm लंबाई में मिलता है। और बी ग्रेड जो होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है, 300 mm लंबाई का बनाया बनता है। ठीक, तो ये जो है एक लड़का है जो स्टूडेंट है, वो बार बार मैसेज कर रहा है कि ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है या कास्ट आयरन का बना होता है। वो उसमें ये क्लियर करना कि एक ग्रेड और बी ग्रेड में मिलता है भी। ए जो होता है हाई ग्रेड स्टील का बना होता है, 100 mm लंबाई मिलता है। और बी ग्रेड जो होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है, 300 mm लंबाई मिलता है। नीचे चित्र में किस प्रकार का रिबिट हेड दिखाया गया, विच टाइप ऑफ रिबिट हेड इज शो इन द फिगर। ये देख के बताना है आपको कि रिबिट हेड कौन सा रिबिट है, स्नैप हेड है, पैन हेड है, काउंटर संग हेड है, फ्लैट हेड है। तो फ्लैट हेड तो इस टाइप से होता है, ठीक है, ये फ्लैट हेड होता है। काउंटर सिंग में काउंटर सिंग टाइप होता है, इस टाइप से होगा काउंटर सिंग। ठीक, और स्नैप हेड कैसा होता है, स्नैप हेड हो गया।
तो ये जो दिया है हमको, ये है हमारा पेन हेड, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, एक और प्रश्न आता है, स्नैप हेड का उपयोग कहाँ करते हैं हम? स्ट्रक्चर वर्क में करते हैं, ठीक। और कोनिकल हेड टेपर, कोनिकल हेड मतलब स्नैप का उपयोग कहाँ करते हैं? कोनिकल रिबिट का उपयोग करते हैं हम लाइट स्ट्रक्चर वर्क में, और स्ट्रक्चर वर्क में स्नैप हेड का उपयोग करते हैं, और हैवी स्ट्रक्चर वर्क में किसका उपयोग करते हैं? पेन हेड रिबिट का। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी मार्जिन क्या होती है और पिच कितनी होती है ना। थ्रेड में मार्जिन क्या रहता है, पिच क्या होती है। मतलब कास्ट आयरन के विभिन्न रूप है, इनमें से जो नहीं है, कास्ट आयरन एक्सिस्ट इन वेरियस फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म कास्ट आयरन? टेंसल कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, या नोडुल कास्ट आयरन? तो जो होता है, टेंसल कास्ट आयरन हमको नहीं होता ना, टेंसाइल प्रकार का कास्ट आयरन नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है? विच मार्किंग मीडिया टेक मोर टाइम टू ड्राई? सूखने में टाइम लेता है। चॉक पाउडर, पार्सन ब्लू, कॉपर सरफेस, सेलुलोज लेक्कुलर? तो चाक पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं हम? रफ और कास्टिंग सतह पे जब आपको मार्किंग मीडिया लगानी होती है तो हम चाक पाउडर का उपयोग करते हैं। पार्सन ब्लू का उपयोग करते हैं हम फिनिशिंग वाली सतह, फिनिश सतह में पार्सन ब्लू का उपयोग करते हैं। ये आईएसपी में, आईएसपी नासिक में जो है, पिछली बार आ चुका, इससे एक प्रश्न बन चुका है ना। और अधिक समय भी यही लेता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा ना। फिनिश सतह में उपयोग करते हैं और सूखने में ज्यादा समय लेता है। कॉपर सल्फेट जो होता है जहरीला होता है, सेलुलर लेकुलर जो होता है जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है। लेटर ड्रिल साइज में ड्रिल ए का क्या साइज है? व्हाट इज द साइज ऑफ ड्रिल ए इन लेटर ड्रिल साइज? 0.23 इंच, 234 इंच, 0.413 इंच, 0.242 इंच, 0.246 इंच? तो लेटर साइज में जो होता है, ए और जेड तक होता है, और नंबर साइज में 1 नंबर और 80 नंबर तक मिलते हैं ना। तो ए नंबर का जो होता है, ए का साइज कितना होता है? 0.234 इंच, और जेड का जो होता है 4.413 इंच। और 1 नंबर और 80 नंबर का आपको बताना है। अच्छा, यहाँ पर देखना, लेटर साइज में ए साइज जो होता है वो छोटा होता है और जेड बड़ा होता है। लेकिन नंबर साइज में जो होता है, नंबर में 1 नंबर बड़ा होता है और 80 नंबर छोटा होता है। ठीक, तो ए का और 80 नंबर साइज का आपको बताना है, और इसको एमएम में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। प्लग गेज किसके लिए उपयोग किया जाता है? व्हाट इज अ प्लग गेज यूज फॉर? एक गोल वस्तु का व्यास मापने के लिए, टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ राउंड ऑब्जेक्ट। एक छेद का व्यास मापने के लिए, टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ होल। एक छेद की गहराई मापने के लिए, टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ होल। दो मेटिंग भागों के बीच का गैप चेक करने के लिए, टू मेजर द गैप बिटवीन टू मेटिंग पास। तो इसके लिए तो हम किसका उपयोग करते हैं? फीलर गेज का। और ये कितने 4 सेट में मिलता है ना फीलर गेज, ये भी ध्यान रखना। तो एक छेद की गहराई मापने के लिए, क्या प्लग गेज का उपयोग गहराई मापने के लिए करते हैं? नहीं, इसमें तो डेट माइक्रोमीटर होता है। एक छेद का व्यास मापने के लिए करते हैं प्लग गेज का उपयोग, या फिर एक गोल वस्तु का व्यास मापने के लिए। तो प्लग गेज का उपयोग व्यास मापने में, एक छेद का व्यास मापने में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
अच्छा यहीं पर लिख लो, प्लग गेज जो होता है, प्लग गेज जो होता है, इसका गो सिरा और नॉट गो सिरा किस साइज में मिलता है, ठीक है। और स्नैप गेज का भी लिखो, स्नैप गेज का गो सिरा और नॉट गो सिरा। स्नैप गेज को लिमिट गेज भी कहते हैं ना। इसका गो सिरा किस क्या का साइज क्या होता है, नॉट गो का क्या होता है, प्लग गेज का गो सिरे का साइज क्या होता है और नॉट गो सिरे का साइज क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। एक फ्लैट चीजर के शीर्ष किनारे पर मामूली उत्तलता क्यों दी जाती है, वाई सेटिंग कन्वेंसिटी प्रोवाइडेड ऑन द कटिंग एज ऑफ अ फ्लैट चीजर, क्यों देते हैं, सांप पर कीवे काटने के लिए, कीवे काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्रॉस कट चीजर का। सिरों पर डिगिंग रोकने के लिए, कर्व सतह काटने के लिए, अब शाफ्ट कीवे काटने के लिए, का राइट आंसर क्या होगा। उत्तलता क्यों देते हैं हम, क्योंकि सिरों पर डिगिंग रोकने के लिए, टू प्रिवेंट डिगिंग एट अ एंड्स। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। यदि बेंच बाइस को ओवर टाइट किया जाता है तो क्या क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इफ अ बेंच बाइस इज ओवर टाइटेड व्हाट इज लाइकली टू बी डैमेज, हैंडल डैमेज होगा, फिक्स जा होगा, मूवेबल जा होता है, स्पेंडल होता है। तो ज्यादा टाइट करेंगे तो क्या खराब हो जाएगा हमारा। अच्छा इसमें बताना है कि इसका मतलब बेंच बाइस का बेंच बाइस का साइज कहाँ से लेते हैं ना, ठीक। और जा प्लेट जो होती है का मटेरियल क्या होता है, किससे मिलकर बनाई होती है, ठीक। और बॉक्स नट जो होता है इसका भी आपको बताना है, ठीक, कि किससे बॉक्स नट किससे मिलकर बना होता है। तो ज्यादा टाइट करेंगे तो क्या खराब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी स्पिंडल खराब हो जाएगा ना। एक धातु का टुकड़ा झटका लगने से टूट जाता है, यह दर्शाता है कि टुकड़ा अ पीस ऑफ मेटल ब्रेक्स अंडर शॉक, दिस इंडिकेटेड दैट अ पीस, क्या दर्शाता है, टफनेस को, ब्रिटलनेस को, डक्टिलिटी को, मेलेबिलिटी को। टूट जाता है तो क्या हो जाता है, भंगुर होने के कारण होता है ना। एक पहले से बने हुए रिबिट हेड को किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, रिबिट सेट के द्वारा, डॉली के द्वारा, रिबिट हेड के द्वारा या ड्रिफ्ट के द्वारा। तो रिबिट सेट जो होता है दो प्लेट को पास लाने के लिए यूज करते हैं। रिबिट स्नैप जो होता है दूसरे सिरे को, जब रिबिटिंग करते हैं तो दूसरे सिरे की फॉर्मिंग करने के लिए इसका रिबिट स्नैप का उपयोग करते हैं, और ड्रिफ्ट का उपयोग अलाइन करने के लिए करते हैं, अलाइन करने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। और रिबिट हेड को किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा डॉली के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। सरफेस प्लेट बनी होती है, सरफेस प्लेट जो होती है ग्रेनाइट की बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है, या दोनों की बनी होती है, दोनों में से किसी की नहीं बनी होती है। तो सरफेस प्लेट जो होती है ग्रेफाइट की भी बनी होती है और कास्ट आयरन की भी बनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। अच्छा एक और चीज बताना, सरफेस प्लेट में जो है इस तरीके की लाइन होती है ना, ऐसी लाइन होती है ना, इस लाइन को क्यों देते हैं आपको बताना है।
कमेंट करके। एक ग्राइंडिंग व्हील के संदर्भ में प्रतीक बी, एस, बी, आर और ई क्या दर्शाते हैं? इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, what do the symbol B, S, B, R and E indicated? ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड, ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड, ग्राइंडिंग व्हील का अपघर्ष पदार्थ मतलब ग्राइंडिंग एब्रेसिव पदार्थ, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड साइज क्या दर्शाता है? अभी देखो बी, विट्रीफाइड बॉन्ड को बी से दर्शाते हैं, सिलिकेट बॉन्ड को एस से, रेजोनेट बॉन्ड को बैकलाइट बॉन्ड भी कहते हैं ना, इसको बी से दर्शाते हैं, रबर बॉन्ड को आर से दर्शाते हैं और सैलक बॉन्ड को जो है ई से दर्शाते हैं। इसका कोई संबंध समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इसको याद रखने के लिए मैंने क्या बनाया कि सैलक बॉन्ड को एलिफेंट बॉन्ड भी कहते हैं ना, तो एलिफेंट से ई याद रखना है। हाँ? तो ये जो किसको दर्शाता है, ये बॉन्ड को दर्शाता है, ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो। हेलिकल फ्लूटेड टेप का क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ हेलिकल फ्लूट टेप? चिप्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं, चिप्स आर रिमूव इजीली, लघु व्यास की ड्रिलिंग आवश्यक नहीं है, नो अंडर साइज ड्रिलिंग इज रिक्वायर्ड, लुब्रिकेशन आसान है, लुब्रिकेशन इज इजी, रिमर की सेल्फ अलाइनिंग अलाइनमेंट संभव है, सेल्फ अलाइनमेंट ऑफ अ रिमर इज पॉसिबल। तो फ्लूट्स को देते हैं ताकि चिप्स आसानी से बाहर निकल सके। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अभी बोला टिन का गलनांक कितना होता है? टिन टिन बनता का ऐसे, टिन जो बनता है टिन स्टोन या कैसेटोराइड। कैसेटोराइड से बनता है टिन। अभी टिन जो होता है चांदी की तरह सफेद होता है, सफेद होता है। टिन का गलनांक कितना होता है? टिन का गलनांक होता है हमारा 230। ऑप्शन सी, सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक। जिंक जो होता है, जिंक का गलनांक 420 होता है। एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है? 658। ठीक। और 330 किसका होता है आपको कमेंट करके बता। नीचे चित्र में एक फ्लैट ड्रिल दिखाई गई है। एक्स मार्क किए गए कोण का नाम बताना है आपको ना। इसको पॉइंट एंगल बोलते हैं, चीजर कोण बोलते हैं, कटिंग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं या रैक एंगल। तो इस वाले जो भाग को बोलते हैं कटिंग क्लियरेंस एंगल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो। एक ड्रिल के क्लियरेंस कोण को बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द क्लियरेंस एंगल ऑफ अ ड्रिल? क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। खराब बेजिंग एक्शन, पूर बेजिंग एक्शन, वीक कटिंग एज, रफ सरफेस ऑफ होल, इंक्रीज्ड पॉइंट एंगल। राइट आंसर क्या होगा हमारा? कमजोर कटिंग कोण है ना, कमजोर कटिंग किनारा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। आईटीआई में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करने के लिए एक अनुशासक के लिए अच्छा तरीका क्या है? व्हाट इज द गुड वे ऑफ अ इंस्ट्रक्टर टू हेल्प मेंटेन डिसिप्लिन इन आईटीआई? प्रशिक्षुओं को बताएं कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, कभी भी नियम न तोड़ें, हमेशा दिए गए नियमों पर ध्यान दें।
तो इसका लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। एक टीम के सदस्य यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए श्रेय दिया जाए। टीम मेंबर इंश्योर दैट दे गेट क्रेडिट ऑफ देयर फॉर देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अब ये कथन सही है, गलत है, या हो सकता है, या अधिकतर असत्य है? तो कमेंट करके बताओ आपको क्या होना चाहिए। इस ये आपको बताना है ना कि एक टीम के सदस्य यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। सही है या गलत है आपको बताना। इनमें से क्या सॉफ्ट स्किल है? विच ऑफ अ फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट स्किल? एनालाइजिंग, मॉनिटरिंग, काउंसलिंग या अपडेटिंग? तो सॉफ्ट स्किल के अंदर क्या क्या आता है हमारा? काउंसलिंग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। सभी कार्यों में ईमानदारी है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अब ऐसा कौन सा काम है इस दुनिया में जिसमें ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है? Honesty is important in all work, but most important is in leadership, management, supervising या compliance। तो जो होता है हमारे लीडरशिप में ईमानदारी होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो देश कैसे चलेगा? ठीक है, देश ईमानदार नेता होना चाहिए। अगला है सूक्ष्म व्यवहार और संचार शैली जो कार्य में मदद और अन्य लोगों के साथ बातचीत में उपयोग की जाती है, उन्हें कहा जाता है हार्ड स्किल, कंप्यूटर स्किल, सॉफ्ट स्किल या टीम मैनेजमेंट? तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर कौशल, है ना? ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी भी व्यक्ति को मामूली या गंभीर बीमारी या चोट लगने पर दी जाने वाली पहली सहायता ताकि हालात को और बिगड़ने से बचाया जा सके को कहते हैं। पहली सहायता, फर्स्ट एड, पहली देखभाल, पहला समर्थन या पहला उपचार? तो क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट एड, पहला उपचार, है ना? ऑप्शन डी। धूल, गैस, रसायन या धातु के छोटे कणों से अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? Which personal protective equipment is used to protect eye from dust, gas, केमिकल और मेटल पार्टिकल्स? हेलमेट का यूज करते हैं, सेफ्टी गूगल्स का उपयोग करते हैं, एप्रन या गूगल्स का उपयोग करते हैं? सही आंसर क्या होगा हमारा इसका? सेफ्टी, सुरक्षा चश्मे का उपयोग करनी है ना कि चश्मे का। आपातकाल की स्थिति में किसी भी दुर्घटना में आपकी सुरक्षा का एक चरण यह सुनिश्चित करना है कि कौन सा काम नहीं है? देखना, सुनना, चले जाना या लिफ्ट? तो क्या नहीं है? लिफ्ट नहीं करना ना, ऑप्शन डी। अबे आग बुझाने की यंत्र के उपयोग के संबंध में पास का क्या अर्थ है? व्हाट डज पास स्टैंड फॉर इन यूजिंग ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर? इसरो में पूछा गया प्रश्न है ना, कहीं भी पूछ सकता है। जब इसरो को पूछ लिया तो महत्वपूर्ण तो है क्वेश्चन। अब ये क्या होता है? पुल, एम, स्क्वेज या स्वैप? प्रेस, एम, स्टार्ट या स्वैप? पुल, एयर, स्क्वेज या स्प्रे? पुल, एम, स्क्वेज, स्प्रे? कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा पुल, एम, स्क्वेज और सेव। इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आपको सीएनपी के जो सीएनपीएन वाली जो क्लास है, पेपर है, इसकी जो प्ले लिस्ट मैंने बनाया हूँ अपनी प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो।
सेफ्टी से लेके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आईएसपी सीएनपी या आईजीएम में, किसी भी पेपर में पूछ लो आप, सेफ्टी से लेके जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारी कुछ मैंने उस क्लास में ऐड करके दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हो। सुरक्षा साइन बोर्ड पर आमतौर पर किस रंग का उपयोग प्रोविजन के लिए निषेध के लिए किया जाता है? विच कलर इज जनरली यूज फॉर प्रोहिबिशन साइन इन सेफ्टी सिग्नल? अभी देखो, अभी ऊपर बताया मैंने क्या होता है इसका। प्रोविजन साइन में क्या होता है? ब्लैक कलर का जो है, पहला क्या आएगा हमारा चिन्ह, और बाद में क्या आएगा हमारा बैकग्राउंड। तो रेड कलर का बैकग्राउंड होता है, ब्लैक कलर की आकृति होती है। तो प्रोविजन साइन, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? रेड। दूसरा है, एक यह एक सुरक्षा संकेत है जिसमें एक लाल सर्कल में एक बीकन क्रॉस के साथ एक काला सुरक्षा चिन्ह होता है, यह क्या होता है? ठीक है, काला सुरक्षा चिन्ह होता है, मतलब काला क्या होता है? ब्लैक कलर का जो होता है हमारा चिन्ह होता है, और रेड जो होता है बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड होता है। तो ये किस में होता है? प्रोविजन साइन में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर बराबर होता है, ये इसरो में पूछ चुका है इस प्रश्न को ना। 1 किलोमीटर में किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा 0.62 मील। फलनांक किसकी इकाई है? फुट पाउंड ये यूनिट किसकी है? बैलून की, स्पीड की, वर्ग की, या लंबाई की? तो फलनांक जो होती है लंबाई की इकाई है ना, ये भी इसरो में पूछ चुका है इससे प्रश्न ना। एक रेडियन किसकी इकाई होती है ना? कोण की होती है, प्लेन कोण की होती है, या सेक्टर की होती है, सेगमेंट की होती है? तो रेडियन जो होती है प्लेन कोण की इकाई होती है ना, और स्टेरेडियन जो होती है, स्टेरेडियन जो होती है घन कोण की होती है। नीचे दिखाए गए रूल किस प्रकार का है? व्हाट टाइप ऑफ रूल इज सो? ये रूल का नाम बताना है। इसको भी मैंने जो है प्ले लिस्ट में जाना आप, प्ले लिस्ट में जाके मिशन एसपीएमसीआई 2026 का जो प्ले लिस्ट बनी है, उसमें पूरी डिटेल दी है आपको। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट सेफ्टी के बारे में है। इसकी 5 क्लास डाला हूँ मैंने, मतलब आईसीएनपी की अलग अलग टॉपिक वाइज डाला हूँ जो सिलेबस में दिया है। सिलेबस में मैंने 10 टॉपिक दिए हैं, तो 10 टॉपिक से मैंने क्लास डाला हूँ, ठीक है। तो 1, 2 और 5 टॉपिक तक क्लास दे चुका हूँ अभी सीएनपी वाली की। तो उसमें ये मेजरमेंट से क्लास है, मेजरिंग मेजर इंस्ट्रूमेंट के, उसके सारे मेजरमेंट कंप्लीट किया हूँ। आप जाके प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हो ना। तो ये जो रूल की इमेज है, ये क्या है? हमारा फोक रूल है। चित्र में दिखाया गया क्या है ना, ठीक है। व्हाट इज द शो इन द फिगर? क्या दिखाया गया? मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्निफिसेंट ग्लास, मैजिक ग्लास, या मेजर ग्लास? तो ये जो है मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, ऑप्शन नहीं है हमारा राइट आंसर। एक डिवाइडर किसके लिए उपयोग किया जाता है? व्हाट इज अ डिवाइडर यूज फॉर? बिंदुओं के बीच दूरी मापने के लिए, स्ट्री रूल से सही माप ट्रांसफर करने के लिए, टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, टू ट्रांसफर एक्यूरेट मेजरमेंट फ्रॉम अ स्ट्री रूल, या बोथ? ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ए और बी दोनों। एक डेटा एक खालिस्तान है जहां से आयाम लिए जाते हैं। पॉइंट होता है, लाइन होती है, सरफेस होती है, ऑल ऑफ उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी होती है ना। स्टेनलेस स्टील, स्टील का एक मिश्र धातु है जिसमें
क्या होता है? टिन कॉपर होता है, कॉपर जिंक होता है, निकिल जिंक और कॉपर होता है, या क्रोमियम में निकिल होता है। तो स्टेनलेस स्टील के लिए क्या बनाया था हमने शॉर्टकट? निको स्टील, है ना। स्टील से बन गया स्टेनलेस स्टील, और स्टील से बन गया स्टील, नी से बन गया निकिल, और का से बन गया क्रोमियम। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। अच्छा, टीन और कॉपर, टीन और कॉपर से मिलकर क्या बना, मतलब तीनों कॉपर मिलकर क्या बनाते हैं मेरा? कांसा। और कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं मेरा? पीतल। इसकी शॉर्टिंग वाली क्लास भी है। मेटल की जो शॉर्टिंग है उसकी क्लास आप प्ले लिस्ट में या मेरे चैनल में जाके देख सकते हो कि कौन कौन से ये मतलब मेटल की जो शॉर्टिंग मैंने बनाया है ना, ऐसी होती है मोनिका। मोनिका 6829, वहां से बन गया हमारा मोनल मेटल। मोनल मेटल, नी से बन गया हमारा निकिल, का से बन गया हमारा कॉपर। निकिल और कॉपर मिलकर निकिल जो होगा 68% होगा, और कॉपर जो होगा 29% होगा। कॉपर और निकिल मिलकर क्या बनाते हैं हमारा? मोनल मेटल बनाते हैं। वैसे आता है मुंज मेटल। मुन मुंज मेटल। तो मुंज मेटल क्या बनाया था हमने? मुनका जी। मुनका जी होगा कॉपर और जिंक। कॉपर बनाने हो जाएगा 60%, जिंक होता रहेगा 40%, मिलकर क्या बनाते हैं हमारा? मुंज मेटल। अभी आपके लिए प्रश्न है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है ना? आपको बताना कमेंट करके। नीचे चित्र में एक हैमर का हेड दिखाया गया है, इस हैमर को कहा जाता है? द फिगर बिलो शो द हेड ऑफ अ हैमर, दिस हैमर इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग हैमर, स्ट्रेट हैमर, फिनिशिंग हैमर, या इंजीनियरिंग हैमर? तो ये हैमर का नाम बताना है आपको, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो बोलते हैं हम सेटिंग हैमर बोलते हैं ना। ऑप्शन में ही नहीं है सेटिंग हैमर, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सेटिंग हैमर, है ना। कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, सारे ऑप्शन गलत। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा सेटिंग हैमर। इसको क्या बोलते हैं हम? सेटिंग हैमर। एक सोल्डरिंग फ्लेक्स मूल रूप से एक मेल्टिंग एजेंट है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, सफाई एजेंट है, या प्लानिंग एजेंट है? तो सोल्डरिंग फ्लेक्स जो होता है वो हमारा मेल्टिंग एजेंट होता है। अच्छा, सोल्डर जो है, सोल्डर किसका मिश्रण होता है? ये आप कमेंट करके बताना। इनमें से कौन सा एक रेजिस्टेंट वेल्डिंग का प्रकार नहीं है? विच ऑफ अ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंट वेल्डिंग? लेजर वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, या सिम वेल्डिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा लेजर वेल्डिंग। अच्छा, वेल्डिंग की भी क्लास अभी डाला नहीं मैंने, इसकी वेल्डिंग की क्लास डिटेल में डालूंगा मैं अभी। अभी खैर टाइम नहीं है, अभी तो क्वेश्चन ही पढ़ेंगे हम। ये पेपर हो जाए उसके बाद नेक्स्ट जो तैयारी करेंगे हम अगले पेपर की, उसमें हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे ना। तो इसका करेक्ट आंसर अभी क्या होगा? लेजर वेल्डिंग। अगला है, शून्य दबाव के संबंध में मापा गया दबाव कहलाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर, या नॉर्मल प्रेशर? ये जो प्रश्न है नेवी का जो 13/8/2023 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछ चुका है। ठीक है, 13/8/2023 में जो पेपर हुआ था नेवी का, उसमें इस प्रश्न को पूछा था ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑब्सोल्यूट प्रेशर, है ना। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
पहले से बने छेद के व्यास को बढ़ाने के ऑपरेशन को कहा जाता है? व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ इनलार्ज अ प्रीवियस मेड होल कॉल? रिमिंग कहते हैं, बोरिंग कहते हैं, फेसिंग कहते हैं, या चेम्फरिंग कहते हैं? तो पहले से छेद के जो व्यास को बढ़ाने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोरिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोरिंग। अच्छा, जो सातवीं या छठवीं या सातवीं की जो क्लास चला था, उसमें एक विद्यार्थी का कंफ्यूजन बहुत चल रहा है कि वो जो फेसिंग करते हैं, स्पोर्ट फेसिंग करते हैं। स्पोर्ट फेसिंग के लिए जो होता है फ्लाई कटर होता है ना। स्पोर्ट फेसिंग के लिए हम फ्लाई कटर का यूज करते हैं। ये जो है एमपीटीओ में पूछा गया प्रश्न है ना। 2016 में जो पेपर हुआ था एमपीटीओ का, उसमें पूछा गया था स्पोर्ट फेसिंग जो है फ्लाई कटर से करते हैं। अभी बच्चा बोलता है कि नहीं, फ्लाई कटर से नहीं करते, काउंटर कटर से बोलते हैं। तो काउंटर कटर क्या होता है पता नहीं, काउंटर सिंक कटर होता है, काउंटर सिंक टूल होता है। तो काउंटर कटर क्या होता है ये पता नहीं, अभी वो पता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? स्पॉट फेसिंग जो होता है फ्लाई कटर से ही करते हैं। अभी फ्लाई कटर होता कैसे है? देखो, इस टाइप का एक एक टूल होता है ना, यहाँ से छेद होता है और यहाँ पर एक टूल पकड़ते हैं इस तरीके से ना। और इसको जो है ड्रिल मशीन में ऊपर पकड़ लेते हैं। तो जब ड्रिल चक में पकड़ते हैं तो ये जो ड्रिल चक घूमता है ना, ऐसे ऐसे राउंड घूमता है ना, ऐसे राउंड, ऐसे राउंड घूमता है, तो ये सरफेस को जो है ऊबड़ खाबड़ सरफेस को फ्लैट करते जाता है। ड्रिल मशीन में ऐसे पकड़ लेंगे, ये इसको सरफेस फ्लैट करते जाता है, मतलब स्क्वायर फेसिंग समतल करने के लिए। अभी इसमें जो है बड़े साइज की जब बोरिंग करनी होती है ना, तब फ्लाई कटर से कर सकते हैं बोरिंग। बोरिंग भी जो है फ्लाई कटर से हम कर सकते हैं। ठीक, एक एक बात ये भी ध्यान रखना। अच्छा, जो होता है फ्लाई कटर जो होता है लेथ मशीन में यदि पूछा जाए तो तब उसका फ्लाई कटर होगा। तो भाई साहब, लेथ मशीन में फ्लाई कटर फंसा सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में। अभी मतलब जो जॉब होती है सतह को फ्लैट मतलब समतल करने के लिए फ्लाई कटर का यूज करते हैं। अभी लेथ मशीन में हम कौन सा फ्लैट जॉब पकड़ते हैं? लेथ मशीन में तो हम राउंड जॉब पकड़ते हैं। तो राउंड जॉब को कैसे फ्लैट करेंगे? उसको फेसिंग करेंगे उसमें। तो पकड़ सकते हैं उसमें, लेकिन विशेष परिस्थिति है फ्लाई कटर का यूज करते हैं। बोरिंग के लिए कर सकते हैं टेलीस्कोप में पकड़ के। लेकिन इसका राइट आंसर यही होगा ना, क्या होगा कि स्पोर्ट फेसिंग के लिए क्या है, फ्लाई कटर का उपयोग करते हैं। और एमपीटीओ में भी इसका राइट आंसर फ्लाई कटर ही माना है उसे। अभी आपकी मर्जी, आपको कॉन्ट्रा सिंक लगाना लगाओ, स्पोर्ट फेसिंग में फ्लाई कटर लगाना लगाओ। लेकिन एमपीटीओ में जो है फ्लाई कटर को उसने राइट आंसर माना है। अगला क्वेश्चन है, मैट्रिक थ्रेड एक भारतीय मानक थ्रेड है जिसका इंक्लूडिंग कौन होता है? 29 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, या 68 डिग्री? तो मैट्रिक थ्रेड जो होती है 60 डिग्री की होती है ना। एक्मे थ्रेड 29 डिग्री की होती है, और ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिटवीट थ्रेड जो होती है वो 55 डिग्री की होती है। टेप सेट में आमतौर पर कितने टेप होते हैं? हाउ मेनी टेप आर जनरली देयर इन अ टेप सेट? दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, छह होते हैं? तो टेप सेट में जो है तीन सेट होते हैं ना। एक होता है टेपर टेप, दूसरा होता है इंटरमीडिएट टेप, और दूसरा होता है प्लग टेप। उसको बॉटमिंग टेप भी कहते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन है, अवतल और उत्तल प्रोफाइल की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? फिलेट गेज का, फीलर गेज का, डायल गेज का, या रेडियस गेज का? तो फिलर गेज जो होते हैं चार सेट में मिलते हैं। 0.03 से 1 mm इसका साइज होता है, और 100 mm लंबाई में मिलते हैं। ठीक। और उत्तल अवतल चेक करने के लिए हम रेडियस गेज का उपयोग करते हैं।
ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, एक और बंदा है, मतलब वो जो उसका कंफ्यूजन तो अंतिम लेवल में चल रहा है। कटिंग स्पीड होती है, ठीक है, ड्रिल की कटिंग स्पीड, ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है, ये एक अलग है, ठीक है, और ड्रिल की स्पीड, अच्छे से लिखता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर होगा। देखो, ड्रिल की स्पीड, ठीक, और ड्रिल की कटिंग स्पीड, ये हो गया। अभी ड्रिल का फीड आता है, ये तीनों चीज अलग अलग होती है, ठीक। अभी ड्रिल की स्पीड को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपको, आप जहां बैठे हो वहीं पर खड़े होना है आपको। और जैसे जब आरती करते हैं ना, आरती करने के बाद कर्पूर गौरव करते हैं, फिर गोल गोल घूमते हैं, तो वैसे ही ड्रिल होता है। तो ड्रिल की स्पीड निकालने के आपको खड़े होना है, खड़े होने के बाद गोल गोल घूमना है। तो आप 1 मिनट में जितने चक्कर लगाते हो ना, वो हो गई आपकी स्पीड, या मतलब ड्रिल की स्पीड। ड्रिल अपने जगह में 1 मिनट में जितना चक्कर लगाता है, उसको कहते हैं हम ड्रिल की स्पीड। तो ड्रिल की स्पीड को कहाँ में नापेंगे, आरपीएम, ठीक, चक्कर पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, वो ड्रिल की स्पीड हुई। आप अपनी जगह में खड़े होके गोल 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 घूमोगे, तो आपकी स्पीड हुई कि आप 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहे हो। उसमें आप दूरी तय नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कि आप दूरी तय कर रहे हो। अभी कटिंग स्पीड में क्या होगा कि ड्रिल तो घूमेगा, घूमने के साथ साथ दूरी भी तय करेगा। तो घूमने को तो आप मिनट में नाप लोगे कि 1 मिनट में कितना घूम रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये दूरी भी तो तय करेगा ना, दूरी को कहाँ में नापोगे, दूरी को आरपीएम में नापोगे क्या। तो बच्चा बोलता है कि आरपीएम होता है, कटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है आरपीएम होती है। आरपीएम कैसे हो जाएगी, ड्रिल की जो कटिंग स्पीड होगी, ड्रिल दो, ये हमारा जॉब है, ठीक, ये हमारा ड्रिल है, इस तरीके ये ड्रिल मान लो ना। अब ये ड्रिल है, तो ड्रिल जो है घूमते हुए अंदर जाएगा, ये अंदर जाते हुए इधर इधर आ गया, ठीक, अंदर घुसा। तो ये यहाँ से इतना इतना अंदर आया ना, तो ये इसकी दूरी हुई कि नहीं, कुछ तो दूरी की है, 10 mm, 12 mm या 50 mm का मोटा जॉब है, उसमें ड्रिल करना है उसको। तो थ्रो होल कर रहा है या फिर ब्लाइंड होल कर रहा है, तो दूरी तय करेगा ना, मान लो 50 mm को जॉब है, 50 mm मोटाई का जॉब है, ठीक, मोटाई का जॉब, वो उसमें 40 mm तक किया उसने, तो ये दूरी तय किया ना, दूरी तय किया, कितने समय में किया, ये उसकी कटिंग स्पीड होगी। तो ड्रिल की जो है, ड्रिल की स्पीड, स्पीड आए तो उसको आरपीएम, और ड्रिल की कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड पूछे, तब क्या आएगा, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। और फीट की बात आए, तो फीट में क्या होगा कि दिल एक अपनी जगह पे घूमते हुए एक चक्कर में कितने अंदर घुसता है। तो फीट क्या होगा, एमएम प्रति चक्कर, एक चक्कर में कितने अंदर जा रहा है, ये हो गया फीट, वही ना, वो फीट दबाव।
दिल अपनी एक चक्कर में जितने अंदर जाएगा वो फिट हो जाएगी। और दिल अपनी ही जगह पर 1 मिनट में जितनी बार घूमेगा वो दिल की आरपीएम होगी, मतलब दिल की स्पीड होगी। और दिल की कटिंग स्पीड मतलब दूरी भी तो तय करेगा ना, दूरी तय ही नहीं कर रहा। तो दिल की कटिंग स्पीड क्या होगी, मीटर प्रति मिनट। ठीक, ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, वो बंदा बार बार मैसेज कर रहा है कि नहीं ये गलत है, ये आप गलत पढ़ा रहे हो, तो वैसा बुक में जो दिया है वही पढ़ा रहा है। आप बुक एविडेंस देख सकते हो कि बुक में क्या दिया है। तो क्या है, इसमें दूसरे लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे जो है 60% जो लोग हैं जो वीडियो देखते तो हैं पर इसने सब्सक्राइब नहीं किए हैं इन लोगों। तो वीडियो को पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करेगा। यदि आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो आप सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब मत करिए। आप, मैं ये नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आप देखोगे नहीं, बहुत टाइम भी नहीं बढ़ेगा मेरा। मैं तो मतलब आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। यदि आपको पसंद आए तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज मत करिए आप। ठीक, धन्यवाद।